अस्सलाम Okay. वालेकुम बच्चों, हज़रात। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और सोसाइटी में वैल्यू ऐड कर रहे होंगे। सो वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ ऐड वैल्यू पॉडकास्ट सीरीज। और आज का पॉडकास्ट मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि जिस टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं उस इंडस्ट्री का ऑब्वियसली मैं भी हिस्सा हूँ। और जब मैंने ज्वाइन किया था तो मुझसे बहुत ज़्यादा सवाल पूछे गए कि तुम कैसे वहां पर चले गए, ऑडिशन दिया, क्या किया, किस तरह से जो है वो सारा सिलसिला कार रहा और हम कैसे जा सकते हैं। तो मैंने कहा कि यार एक शो जो है इसके ऊपर ऑब्वियसली होना चाहिए जिसके अंदर हम लोग जो हैं जो एक्सपर्ट्स को बुलाएं और वो तमाम तर सवालात के जवाब दें। कुछ मैं भी कंट्रीब्यूट करूंगा इसके अंदर कि मेरा जो है वो एक्सपीरियंस किस तरह से रहा। लेकिन आज जिन लोगों ने हम लोग को ज्वाइन किया है सो उनमें सबसे पहले हमारे साथ हैं आरजे अवैस, और साथ ही हमें ज्वाइन किया है हुमा ने। और हुमा इज करेंटली वर्किंग एज मोलिकुलर बायोलॉजिस्ट। इसके अलावा वो FM 92.4 के ऊपर जो है एज एन आरजे जो है वो शोज कह रही है। अवैस भाई का मैं बताना भूल गया, अवैस भाई भी वहीं पे होते हैं जहां मैं होता हूँ। सो अवैस भाई इज वर्किंग विद FM 100 पाकिस्तान और वहां पर जो है वो शोज कर रहे हैं। तो मैं आप दोनों शख्सियत का जो है बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने वक्त निकाला और हम लोगों को आज ज्वाइन किया। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द शो। सबसे पहले अवैस भी आपसे शुरू करते हैं एंड देन फिर हुमा। Thank you very much, Abdullah, for inviting me. और इट्स रियली एन ऑनर कि हम जो हैं वो इस बारे में बात करें, खासतौर पे रेडियो की। और अपना इंट्रोडक्शन मैं देता चलूँ तो रेडियो इंडस्ट्री से तकरीबन कोई 7-8 साल का रिश्ता तो बन चुका हुआ है, जहाँ पर इस्लामाबाद से शुरू किया और अभी हम लाहौर आ चुके हैं। इन बिटवीन बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए, तो मैं ये चाहता हूँ कि ज़रा उसको मैं थोड़ा सा सस्पेंस में रखूँ, क्योंकि जब आगे डिस्कशन बढ़े तो जितने क्वेश्चंस हैं उनके अंदर हम उन चीज़ों को शामिल करते हैं। डन है, डन है। और हुमा मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हाउ इज योर जर्नी बीन लाइक सो फार। टॉकिंग अबाउट जर्नी तो बहुत इंटरेस्टिंग थी। और आई थिंक हर पैशनेट पर्सन के लिए रेडियो जर्नी या आई थिंक कोई भी प्रोफेशन हो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत सारी चीज़ें हैं। बहरहाल जैसे अवैस ने बताया है कि मेरी और अवैस की जो ज्वाइनिंग थी तो वो साथ साथ थी और बिल्कुल इस्लामाबाद से स्टार्ट लिया, फिर कुछ रावलपिंडी की तरफ टर्न लिया, फिर देन अगेन इस्लामाबाद। तो इस तरह कुछ जो है ना यू टर्न्स आते रहे बीच में और चलते चलते जो है फाइनली 92.4 पे ब्रेक लग गई है। और इंशाल्लाह आपको साथ साथ जो है वो इंटरव्यू के मैं बताती जाऊंगी कि कैसा रहा ये सफर और कैसा जा रहा है। ओवरऑल कितने साल हो गए आपको ज्वाइन किए हुए? इट्स बीन 8 years। मेरा और अवैस मतलब आप ने लोगों का 7 सेम साल टाइम था? में अब बिल्कुल, बल्कि हम हम लोगों ने दोनों जो का अपना स्टार्ट स्टार्ट किया था वो एक ही रेडियो पे और सेम डे पे हम लोग ऑन एयर हुए थे। हमारा ऑन एयर भी कुछ ऐसे होना था कि मतलब ऐसे ही हम बैठे हुए थे और सडन हमने कहा कि ऑन एयर कब होना है, और प्रोड्यूसर ने कहा हो जाए ऑन एयर, और हमने कहा हो जाए ऑन एयर, तो उन्होंने कहा हाँ स्टार्ट करें। और फिर बस ऑल ऑफ सडन लाइक कोई प्रिपरेशन उस तरह से, वैसे तो नॉर्मली जब आप एक इंटर्नशिप कर रहे होते हैं, इंटरव्यू होते हैं, तो प्रिपरेशन तो चल रही होती है, लेकिन इस तरह से एकदम से जब आपको कोई कह दे कि जाए माइक पे और एकदम से स्टार्ट हो जाए, तो एक्साइटमेंट भी था, घबराहट भी हो रही थी कि अच्छा। और विद इन 5 minutes आई थिंक अवैस हमने ये डिसीजन ले लिया था और हम जी ऑन एयर हो बिल्कुल गए। बिल्कुल इसी तरह से। और बड़ा वो एक एक्साइटमेंट थी हमारे लिए, बिकॉज ऑलमोस्ट कोई 6 महीने की मेहनत थी, और 6 महीने की मेहनत के बाद वो एक चांस था या वो एक किक थी जो हमें मिलनी थी और जिसका हम इंतजार कर रहे थे। सही बस है। वो वहां से चलना शुरू किया है और अब ये आज तक चल रहा है। ये 6 महीने की मेहनत क्या थी, मैं ये जानना चाहता हूँ। ये क्या सीन था? जिसको हम आम अल्फाज में रगड़ा कहते हैं। अच्छा यार आप मुझे आप दोनों ये बताएं कि आप लोगों की कोई पहले ट्रेनिंग ट्रेनिंग कुछ भी नहीं हुई भी थी? और नहीं, कुछ भी नहीं था, सिर्फ वो जो जुनून और पैशन और शौक होता है ना, बस वही ओए लेकर आए भाई, थे। अरे वाह जबरदस्त। और आप ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था आप दोनों का? ये कौन सा रेडियो था? ये सनराइज FM 97 इस्लामाबाद का रेडियो था, जो कि बहुत टॉप पे था। लेकिन ये है कि अभी शायद उसका नाम बदल चुका है और मैनेजमेंट चेंज हो हाँ। चुकी है। बहरहाल इट वाज वन ऑफ द बेस्ट रेडियो स्टेशन अगर आप इस्लामाबाद रीजन की बात करें तो। अच्छा, मैं आप दोनों से जानना चाहता हूँ कि ये रेडियो करने का ख्याल कैसे आया? अच्छा, रेडियो का ख्याल जो है ना वो अचानक से नहीं, क्योंकि कुछ टैलेंट होता है जो आपके अंदर होता है, वो राइट टाइम पे ना वो आपके अंदर से बाहर आना शुरू होता है। ठीक है, देन यू रियलाइज आपके अंदर ये स्किल मौजूद है और आपको ये काम करना चाहिए। सो सेम विद मी, सोच तो थी काफी पुरानी, लेकिन रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तो फिर अचानक से एक रास्ता नजर आया और एक कॉल आई और हम चले गए वहां पर। ठीक है, इट वाज अ काइंड ऑफ इंटरव्यू
और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी हम आपकी ट्रेनिंग करवाएंगे बिकॉज आपका एक्सपीरियंस नहीं है, आपका पैशन है, आपका शौक है, है उसको भी हमें ठीक करना है। मतलब हम हमें सारी गलतियां थी जो एक आम आदमी में होती हैं, ठीक है। खैर उन्होंने हमें कुछ ज़्यादा ही बताई। बहरहाल ये जो मैं समझता हूँ कि एक तरीका होता है किसी को डिस्करेज करने का, अगर वो एक बहुत ज़्यादा पैशन के साथ आता है, एक बहुत ज़्यादा शौक के साथ आता है और अपनी स्किल्स लेके आता है, तो उसको बस भगा दिया जाए। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाएं, न्यू कमर्स के लिए खास तौर पे। हम उस वक्त न्यू कमर्स थे बिल्कुल, तो हमने काफ़ी कोशिश की कि भगाने, हम बात करूँ, ये हुआ कि उनको एक दिन हार मानना पड़ी। तो इट्स समथिंग दैट्स लाइज इन यू, और वो राइट टाइम पे जो है ना वो फिर बाहर आ जाती है। तो हुमा, मैं आपसे यहाँ पे जानना चाहता हूँ कि आपका भी जो स्ट्रगल का फेज था वो इसी तरह ही रहा, सारा मगजमारी वाला फेज रहा, या कुछ आसानी थी? आई थिंक कुछ आसानी थी। हाँ, अच्छा। स्ट्रगल तो डेफिनेटली आपको पता है कि जाहिर है जब आप किसी चीज के लिए पैशनेट होते हो तो आपको दुनिया इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करती, और कहीं ना कहीं डिस्करेजमेंट या कहीं ना कहीं आपको बताया जाता है कि नहीं, अभी नहीं, अभी आप कैपेबल नहीं हो। ये तो एक आई थिंक हर आने वाले को फेस करना पड़ता है। बट आई थिंक मेरे लिए उस तरह से स्ट्रगलिंग नहीं था ये सब पीरियड, बिकॉज ऑनेस्टली उससे पहले ये था कि मैंने अपना जो रावलपिंडी पे था एक रेडियो पाकिस्तान, वहाँ कुछ मैंने स्पोर्ट्स न्यूज़ वगैरह ऑलरेडी जो है वो की हुई थी, और वहाँ का इन्वायरमेंट देखा हुआ था, सर्च किया हुआ था। इसलिए जो है शायद मैं थोड़ा सा वो उस इन्वायरमेंट से गुजर के आई हुई थी, तो मुझे इतना फील नहीं हो रहा था। लेकिन डेफिनेटली जब भी आप किसी नए सेटअप को ज्वाइन करते हैं, नई जगह पे जाते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको टफ टाइम जरूर देते हम्म। और हुमा, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि लाइक जैसे एक खातून आती हैं इस इंडस्ट्री की तरफ, तो उनकी हैं। स्ट्रगल में और एक मर्द की स्ट्रगल में क्या फर्क होता है? मैं मतलब जैसे ये खवातीन के लिए इंडस्ट्री कैसी है, मैं ये भी जानना चाहता हूँ। अच्छा, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। और अगर आपको मैं बताऊं टफ टाइम देने की बात ना और स्ट्रगल की, तो मेरा ख्याल है कि मर्द और औरत दोनों के लिए ये एक यू कैन से कि बराबरी होती है कि आप एक औरत भी उतना ही टफ टाइम देखती है और एक मेल को भी उतना ही टफ टाइम देखना पड़ता है। बस फर्क ये होता है कि तरीका डिफरेंट होता है। शायद मेल को और तरह से टफ टाइम देखना पड़ता है, फीमेल को और तरह से टफ टाइम देखना पड़ता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात असफर जो मैं शेयर करना चाहूंगी, फीमेल्स को लेके ना बड़े से रूमर्स होते हैं हमारी इंडस्ट्री में। मैं ऐसा नहीं कह रही कि नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो मेरे केस में टोटली ऑपोजिट था। लाइक कहा जाता था रेडियो को ज्वाइन करने वाली हैं, सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट होगा, लड़कियां ज्वाइन करती हैं तो अच्छा नहीं है, और फिर वहाँ पे कलीग्स कैसे होंगे, वहाँ की फैकल्टी कैसी है, बहुत सारी ऐसी बातें। और आपको बड़ा जाने से पहले जब आप स्टेप इन ही नहीं करते तो आपको पहले ही कुछ ऐसी बातें बता दी जाती हैं जिससे आप डर जाते हो। कहीं ना कहीं आप चाहे कितने भी 30 मार खान क्यों ना हो, बट कहीं ना कहीं आप डगमगा जरूर जाते हैं कि अच्छा ऐसा भी होता है। लेकिन आई एम ब्लेस्ड कि मैं सबसे पहली बात है कि मुझे अवैस और कुछ 2-4 कलीग्स ऐसे हैं जो मुझे मिले और जिन्होंने मुझे फील ही नहीं होने दिया कि मैं किसी नई जगह पे आई हूँ या मैं इतनी कंफर्टेबल थी। इवन मैं आपको बताऊं जो टाइमिंग मेरी थी जब मैंने इंटर्नशिप वहाँ स्टार्ट की, अच्छा। टोटली मेल मेंबर्स थे और मैं एक फीमेल थी वहाँ पे। उस टाइम पे फीमेल्स थी लेकिन उनका टाइम डिफरेंट था और मैं एक फीमेल थी। लेकिन मुझे कभी भी ऐसे फील नहीं हुआ कि मैं इतने सारे मर्दों में एक लड़की जो है वो बैठी हुई बीच में, और एक होता है ना आपको थोड़ा थोड़ा कहीं हेजिटेशन या एक खौफ कहीं ना कहीं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए मैं आने वालों को ये जरूर बताऊंगी कि हाँ ठीक है, हर जगह पे अच्छे बुरे लोग जरूर पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें बुरे लोग नहीं लगते होंगे। बट अल्हम्दुलिल्लाह, शायद इसको लक कह सकते हैं आप, कि मैंने 3 रेडियो चैनल्स को ज्वाइन किया है और तीनों रेडियो स्टेशन पे ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ मुझे। और मैं तो आने वालों को ये कहूंगी, हाँ सबसे पहले जब आप कहते हो ना कि आपको खुद को एक्नॉलेज करना चाहिए, आप अपने आप को एनालाइज करें कि आप कैसे हैं। अगर आप अपने लिमिटेशंस में रहते हुए आप एक चीज को ज्वाइन कर रहे हैं तो आई डोंट थिंक सो। नीयत अच्छी होनी चाहिए तो चीजें अच्छी होती हैं। बाकी मेल्स के लिए भी बहुत टफ टाइम होता है। फीमेल को कहीं ना कहीं आपको पता है उसके फीमेल होने का एज दिया एज जाता मिल है, जाता जो है। कि टू बी वेरी ऑनेस्ट
हर जगह पे ऐसे ही होता है कि अच्छा फीमेल है, कहीं ना कहीं आप जो वो कहते हैं ना एक बॉस कह लें या कोई भी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बॉस में ऐसा कुछ नहीं था, बट मैं जनरली, क्योंकि आपने क्वेश्चन पूछा है तो मैं हाँ हाँ, जनरली नहीं, नहीं, आंसर बिल्कुल कर रही हूँ बिल्कुल बिल्कुल। कि फीमेल के केस में जो बॉस है वो टीम जो बैठी होती है ना, जो आपको आगे लेकर जा रही होती है, हम्म वो कहीं ना कहीं आपको फीमेल होने का बेनिफिट दे रही होती है। हम्म बट मेल्स के केस में होता है कि उनको कहीं ना कहीं डीमोटिवेट या डिग्रेड किया जाता है कि नहीं अभी तुम्हारा टाइम नहीं है, तुम जरा सब्र कर जाओ। तो अब देखें, अगर एक लड़की जो है वो बड़े एक अच्छे बैकग्राउंड से और एक अच्छे उससे और वेल एजुकेटेड और वेल मैनर्ड है, अगर वो आएगी और उसको कुछ ऐसे लोग टकरेंगे जो कि उसके मिजाज के अकॉर्डिंग नहीं है और वो पैशनेट भी है अपने इसको लेकर, तो कहीं ना कहीं उसके लिए इस तरह से टफ टाइम है कि वो नहीं घुलना मिलना चाहती है ऐसी जगहों पे, लेकिन वो अपने पैशन के लिए करी है, तो उसको बड़ा संभल के और बड़े तरीके से गुजरना होता है। तो फीमेल के लिए भी टफ टाइम है और मेल के लिए भी टफ टाइम है कि उनको चांस नहीं दिया जाता उस तरह से, जैसे एक फीमेल को जरा वार्मली वेलकम कर दिया जाता है, चाहे जो भी रीजन है, बट किया जाता है कहीं ना। सो आई थिंक स्ट्रगल दोनों के लिए इक्वली है। ये बहुत जबरदस्त और बड़ा अच्छा पॉइंट आपने मेंशन किया, और आई एम ग्लैड कि एटलीस्ट फीमेल्स इस चीज़ को कंसिडर करती हैं कि मेल्स के लिए जो है वो थोड़ा सा इस तरह से रहता है, वरना यूजली जो है वो फौरन कह दिया जाता है नहीं बराबरी है हर जगह पर और ये वो सब कुछ। लेकिन ऑब्वियसली हर बंदे को पता है कि रियलिस्टिक होकर चलें तो ये चीज़ें रहती हैं। सो अवैस भाई, मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहता हूँ बिफोर जंपिंग इनटू द कन्वर्सेशन के एक रेडियो में जो आना चाहते हैं उसके लिए क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए और बाकी तमाम तर चीज़ें। आई रियली वांट टू नो, लोग मुझसे बहुत ज़्यादा सवाल पूछते थे, तो मैंने कहा कि यार ये मैं ना एक्सपर्ट से पूछूंगा कि वो क्या सोचते हैं इसके बारे में। डू यू फील हम्म डू यू फील रेडियो इज अ डाइंग मीडियम? और रेडियो जैसे आजकल जिसको भी बताओ कि मैं अच्छा आरजे हूँ या मैं रेडियो पे करता हूँ, तो आगे से उसका होता है अच्छा अभी भी रेडियो सुनते हैं लोग, रेडियो कौन सुनते हैं आजकल? तो आपका इसके ऊपर जो है आप किस तरह से जवाब देते हैं, आज जरा दे दें जवाब यहाँ पे भी। बिल्कुल, बड़ा बड़ा अच्छा सवाल है। और अभी अब कौन सा जवाब मैं पहले दूं, क्वालिटीज और एजुकेशन का या ये नहीं, वाला? पहले पहले ये वाला और फिर हम उसके ऊपर आएंगे। अच्छा ठीक है। तो अच्छा, इसमें ये है कि ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि लोग बड़े सरप्राइजिंग वे में आपसे पूछते हैं कि अच्छा क्या लोग अभी भी रेडियो सुनते हैं? तो उन सब के लिए कि जी हाँ, बिल्कुल सुनते हैं। अगर आपने रेडियो नहीं सुना तो कभी ट्यून इन करके देख लें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि जो एक एंगेजमेंट का फैक्टर होता है लिसनर्स की तरफ से, जिस तरह से वो आपको रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं, जिस तरह से वो आपको टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं। अब तो सोशल मीडिया आ चुका है, आपको सोशल मीडिया के थ्रू रिस्पॉन्सेज मिल रहे होते हैं या फोन कॉल्स के थ्रू रिस्पॉन्सेज मिल रहे होते हैं, तो आपको एक वॉल्यूम पता चल जाता है कि कितने लोग रेडियो को सुनते हैं। ठीक है। अब इसमें जो सबसे बड़ी तादाद है वो स्टूडेंट्स की है। और वो स्टूडेंट्स जो जो एटलीस्ट 6th 7th ग्रेड से लेकर और आप यूनिवर्सिटी तक बात कर लें, इवन पीएचडी तक बात कर लें, कि उनका एक एक बहुत बड़ा एक वॉल्यूम है कि जो लेट नाइट जब स्टडी कर रहा होता है तो वो रेडियो सुनता है। इवन जब मैं अपनी कॉलेज लाइफ में था या मैं अपनी बिल्कुल स्कूल लाइफ में था, तो मैं रेडियो सुना करता था और रात को बैठ के मैंने पढ़ना होता था और साथ में रेडियो सुनना होता था। तो उस वक्त तो खैर ये फैसिलिटीज नहीं थी कि आप मोबाइल फोन पे ट्यून इन कर लें, आपको साथ में एक टेप रिकॉर्डर वो बड़ा सा रखना पड़ता था एंड देन आप उसको प्ले करते थे, उसके बाद आप सुन पाते थे। लेकिन अब तो जिंदगी बड़ी आसान हो गई है। ठीक है। तो जी हाँ, बिल्कुल रेडियो सुनने वालों की तादाद अभी भी है, और ये चंद सौ में नहीं है, चंद हजार में नहीं है, ये लाखों में है। ठीक है। और ख़ास तौर पे जब आपकी फ्रीक्वेंसी की रेंज जारी होती है, किसी भी एक एरिया को कवर कर रही होती है, तो वहाँ का जो देहाती तबका है वो एक आपका बहुत बड़ा लिसनर होता है, बिकॉज उनके पास एंटरटेनमेंट का और कोई फैक्टर नहीं है सवाए रेडियो के। ठीक है। वहां पर कोई मोबाइल इंटरनेट को बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहा होता, तो एक रेडियो की फ्रीक्वेंसी होती है जो उनको बेहतरीन तरीके से रिसीव हो रही होती है। तो वो उस एंटरटेनमेंट को जो है वो प्रॉपरली इंजॉय करते हैं। ना सिर्फ एक इंडिविजुअल इंजॉय करता है, फैमिलीज और फ्रेंड्स के ग्रुप्स बैठ के उसको एंजॉय करते हैं, सुनते हैं और बकायदा आपको बताते हैं कि जी हम इतने लोग बैठे आपका प्रोग्राम इस जगह से सुन रहे हैं। ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा फीडबैक होता है आपके लिए कि हाँ ठीक है कि आपको सुना जा रहा है। और फिर एक सर्वे है, उस सर्वे के मुताबिक ये कहा जाता है कि 1 सेकंड के अंदर 25,000 पीपल जो है वो एक फ्रीक्वेंसी से गुजर के जाते हैं। वो उस पर रुकते हैं या नहीं वो एक अलग बात है, लेकिन 25,000 लोगों का 1 सेकंड के अंदर किसी एक फ्रीक्वेंसी से गुजर के जाना, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। उनमें जितने लोग हैं जो ड्राइव कर रहे होते हैं, वो हैं जो कहीं बैठे होते हैं किसी पार्क में, कुछ और नहीं है, फ्री है, रेडियो ट्यून इन कर लेते हैं। ठीक है।
और इसी तरह से जो मोटर बाइक चला रहे होते हैं वो आपको पता है रेडियो ट्यून करके वो जा रहे होते हैं, उन्होंने कोई ना कोई चैनल ट्यून इन किया होता है और वो बातें भी सुनते जा रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन की इंफॉर्मेशन मिल रही होती है, म्यूजिक का म्यूजिक मिल रहा होता है और साथ में वो अपना सफर जो है वो कंप्लीट करते जा रहे होते हैं। और इसी तरह से खासतौर पे जो खवातीन हैं उनका एक बहुत बड़ा नंबर है लिसनरशिप का। और आप ये कह सकते हैं कि जो हाउस वाइफ्स हैं, ठीक है, अगर उनके पास कोई और एंटरटेनमेंट नहीं है तो उनके पास रेडियो की एंटरटेनमेंट है जिसको वो कभी भी मिस नहीं करती, ठीक है। वो किचन में काम कर रही होंगी, पास रेडियो लगा होगा और आपको वो बता रही होंगी कि आज हम ये बना रहे हैं और हम आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से आप डिफरेंट कम्युनिटीज को टच करते हैं और ये बड़ा अच्छा लगता है कि जब आप सुनते हैं, बिकॉज एक जो रेडियो प्रेजेंटर है जिसको हम बहुत सारे नामों से बुलाते हैं, उसको हम डीजे भी कहते हैं, उसको हम आरजे भी कहते हैं, उसको हम रेडियो जॉकी भी कहते हैं, उसको हम होस्ट भी कहते हैं, प्रेजेंटर भी कहते हैं, काम एक ही है, नाम बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये उसके लिए एक बहुत बड़ा फीडबैक होता है कि लोग जो है वो आपको रिस्पॉन्स कर रहे हैं और बता रहे हैं और इससे फिर हम अंदाजा लगाते हैं कि ठीक है आपकी जो कम्युनिटी है, आपकी लिसनरशिप जो है वो किस कम्युनिटी पे बेस करती है और किस कम्युनिटी से ताल्लुक रखती है। वेल दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। और जो स्टैटिस्टिक्स आपने शेयर किए कि वो एक सेकंड 25,000 वाला, वेल क्वाइट फैसिनेटिंग है। अच्छा हुमा, मैं अब आपसे यहाँ पे ये जानना चाहता हूँ कि हम अक्सर ये बात करते हैं, अक्सर लोग इस सवाल पूछते हैं कि एक आरजे का क्या काम होता है वहाँ पे जब वो शो कर रहा होता है, उसकी क्या ड्यूटीज क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, इसके अलावा वो कौन सी एसेंशियल क्वालिटीज या स्किल्स हैं जो कि आरजे में होनी चाहिए। सो ओवर टू यू। राइट, अच्छा ऐसा अब्दुल्ला कि आई थिंक फॉर मी आरजे के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी है कि वो डील कैसे करते हैं, ठीक है। अगर आपको पब्लिक डीलिंग आती है तो आई थिंक कि आप यू हैव इनफ पोटेंशियल कि आप आरजे बन सकते हैं। पब्लिक डीलिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ ठीक है, जरूरी नहीं है कि पब्लिक डीलिंग आपको पहले से आती है या पहले से जानते हैं। बाज़ औक़ात बहुत सारे लोग शौकीन भी होते हैं और शौक रखते हैं, लेकिन शौक रखने के बावजूद हो नहीं पाता, तो वो उस चीज़ को विद द पैसेज ऑफ टाइम लर्न करते हैं। जब आप एक सेटअप में बैठते हैं, इन्वायरमेंट में बैठते हैं, देन आपको पता चलता है कि हाउ टू डील। लेकिन फिर भी कुछ चीजें, वो कहते हैं ना, कुछ जर्म्स जो है वो इनहेरिटेड कह लें या यू कैन से बाय बर्थ आप में मौजूद होते हैं। तो आई थिंक आरजे बनने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना, कि ये चीज आप में यू नो जैसे कहते हैं ना, एक एक्टिंग का कीड़ा आप में होना चाहिए। तो इसी तरह आप में ना कहीं बोलने का या सोशल होने का या यू कैन से डीलिंग का कहीं ना कहीं, वो कहते हैं ना, एलिमेंट जरूर होना चाहिए। ये एक आरजे बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और उसके अलावा एक चीज जो मैं सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और एम्फसाइज करती हूँ, इस पे जब हम लोगों ने इस फील्ड को ज्वाइन किया, एंड यू नो नाउ इट्स बीन लाइक मोर देन 8 years, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमने अब देखी है वो ये होता है कि स्टूडेंट्स हैं, लाइक आफ्टर यू नो मैट्रिक या यू नो आफ्टर एफएससी, वो लोग आ जाते हैं ये कहकर कि हम लोगों को आरजे बनना है, हमें शौक है। स्पेशली ये बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है कि मैट्रिक स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा इंटर्नीज जो है वो आ रहे हैं और इस शौक के साथ कि हम आरजे बनना चाहते हैं। तो आई थिंक कि मुझे ऐसे लग रहा होता है कि जब एक इंसान जिंदगी के एक्सपीरियंसेस से नहीं गुजरा, आपने वो सुना है ना अक्सर के एक इंसान, जिंदगी की कितनी बहारें आपने देखी हैं और कितनी खजाएं आपने देखी हैं, आप एक सीट पे बैठे हो, नाउ आप पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आ चुकी है। अब लोग आपको सुन रहे हैं और यू नो आप चूंकि इसी फील्ड से हो, सो यू नो बेटर कि लोग आपके साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं कहीं ना कहीं, और वो आपकी बात पे, मतलब जो आपने कह दिया वो बस कहते हैं जो आरजे ने बोला वही है, बस हमारा तो सब कुछ अब यही है। इतना इमोशनल लेवल उनका होता है आपके साथ, बल्कि इवन बाज़ वक़्त हम लोग परेशान हो जाते हैं, क्या इतना भी कैसे कोई किसी के साथ हो सकता है। तो यानी कि आप एक सीट पे बैठे हैं तो आप पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हायर हो चुकी है कि आपने लोगों को वो मैसेज देना है, वो चीजें डिलीवर करनी है कि लोग उस चीज को जो है वो एक्नॉलेज कर सकें। अब आप मैट्रिक के बाद अगर आ गए हैं, ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड के एक्सपीरियंसेस आपको किसी भी एज में मिल सकते हैं, लेकिन आई थिंक कि आप जो विद द पैसेज ऑफ टाइम, यू नो आपका टाइम वक्त गुजरता जाता है तो आप बहुत सारी चीजें लर्न करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि आप लाइफ में एक एक्सपीरियंस के साथ और लाइफ की यू नो अप्स एंड डाउन्स के साथ जब एक जगह पे आते हैं और एक उम्र का एक हिस्सा गुजार के आते हैं, उम्र के हिस्से से बिल्कुल ये मतलब नहीं है मेरा कि आप 40-50 साल गुजार के एक सीट पे आ जाएं और कहें कि मैं आ जाऊँ और अब मैं आपको सिखा सकता हूँ या भाषण दे सकता हूँ। लेकिन आई थिंक कि आप जो मैसेज डिलीवर करें वो पब्लिक पे क्या इम्पैक्ट क्रिएट करें, ये बहुत जरूरी है। सो आई थिंक कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि कुछ ना कुछ आप लेकर आए,
सिर्फ एक शौक की हद तक कि आप पैशनेट हैं और आप आके एक चेयर पे बैठ जाए और हल्ला गुल्ला मचा के चले जाएं, तो ये नहीं। आरजे बनने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी है कि आपके पास नॉलेज होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो एजुकेशनल एस्पेक्ट से हो, आपको एथिकल, मॉरल, ये सब वैल्यूज इनका भी पता होना चाहिए। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और हम एजुकेशनल एस्पेक्ट से बात हुई तो इस बारे में भी अब वैसे भी बहुत सवाल पूछा जाता है कि एक आरजे क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और कितनी क्वालिफिकेशन के बाद जो है एक बंदा एलिजिबल हो जाता है आरजे बनने के लिए, या फिर कितनी क्वालिफिकेशन उसको पूरा करके जो है इस फील्ड की तरफ आना चाहिए। तो वैसे भी आपका क्या टेक है इसके ऊपर? अच्छा, यूजली इसमें इस तरह से है कि जब हम एजुकेशन की बात करते हैं या क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो इसके लिए ऐसा कोई सेट क्राइटेरिया नहीं है, बिकॉज ये एक ऐसी जॉब है या ये एक ऐसा काम है कि जो विद इन योर सेल्फ जो है ये बिल्ड होता है, ठीक है। हाँ, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो इसको एज अ प्रोफेशन लेना चाहते हैं, ठीक है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो ये एक इनहेरिटेड क्वालिटी थी कि जो एट राइट टाइम कहीं बाहर आ गई और उसको राइट टाइम पे मैंने एसेस कर लिया और उसको यूटिलाइज करना शुरू कर दिया, ठीक है। हाँ, अगर मैं उसको इग्नोर कर जाता तो शायद मैं आज रेडियो ना कर रहा होता, मैं कुछ और कर रहा होता। लेकिन जब आप एजुकेशन की बात करें तो आजकल जितनी भी एजुकेशन है वो कम है, या जितनी भी आप क्वालिफिकेशन की बात करें तो वो कम है। और रेडियो पे जब आपने बैठना है तो आप कहते हैं 2 घंटे का शो है, आप उन 2 घंटों में बगैर एजुकेशन के 2 मिनट भी नहीं बोल सकते, ठीक है। तो ये कहाँ से आएगा? ये वहां से आएगा कि सिर्फ आपने किताबें नहीं पढ़नी, आपने अपनी एफएससी की या आपने अपनी ग्रेजुएशन की या मास्टर्स की किताबें नहीं पढ़नी, आपने उसके अलावा भी नॉलेज गेन करना है, ठीक है। और वो नॉलेज आपको कहाँ से मिलेगा? वो आपको अखबारात से मिलेगा, वो आपको किताबों से मिलेगा, ठीक है। अगर आप जो है वो अदब से लगाव रखते हैं तो वो आपको अदबी किताबों से मिलेगा। तो ये सब का एक कम्बिनेशन है कि जब आप रेडियो पे बैठकर बात करते हैं उसको हम हॉट सीट कहते हैं। हॉट सीट उसको क्यों कहा जाता है? बिकॉज मैंने जैसे कहा कि इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अगर आप अपने कंधों पे उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को महसूस करते हैं और उसके मुताबिक जब आप चलते हैं तो फिर आप वही करते हैं जो आप अपने लिए बेहतर सोच रहे होते हैं। बिकॉज हल्ला गुल्ला शोर शराबा करना ठीक है, एट सर्टेन टाइम इट्स गुड। जिस तरह मैं शोज करता हूँ तो मेरे शो के अंदर शोर शराबा भी होता है, हल्ला गुल्ला भी होता है, लेकिन एक सर्टेन टाइम जो मैंने फिक्स किया होता है वो लर्निंग के लिए भी होता है। ऐसा नहीं है कि मैं लर्निंग के बगैर चला जाऊँ, या सम टाइम ऐसे होता है कि मैंने इन सब चीज़ों को मिक्स किया होता है, इंफोटेनमेंट। तो इसमें जो एजुकेशन है वो आप जितनी ज्यादा अपनी एजुकेशन रखेंगे ये आपके लिए उतना ज्यादा बेहतर है। बहुत सारे लोग हैं, पुराने लोगों की बात करें तो वो आप देखें कि शायद वो इतने ज्यादा एजुकेटेड नहीं है अगर हम अपनी ट्रेडिशनल एजुकेशन की बात करें, लेकिन अगर आप उनके नॉलेज की बात करें तो वो हमसे बहुत आगे, ठीक है। तो ये इट्स अ गेम बिटवीन नॉलेज एंड एजुकेशन। आप वो शायद इतने पढ़े लिखे नहीं होंगे, लेकिन नॉलेज जब आप उनसे बात करते हैं तो उनके पास हमसे बहुत ज्यादा नॉलेज होगा, ठीक है। तो इन दोनों को आपको पैरेलल लेके चलना पड़ता है और इसके बगैर आप नहीं कर सकते। और फिर आपको बोलना आना चाहिए, एक प्रेशर होता है और वो एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है माइक का कि जिसको आपको डाइजेस्ट करना आना चाहिए। बिकॉज हम लोगों को इस चीज का एहसास नहीं था, जब हम उस प्रोसेस में से गुजरे तो हम सोचते हैं कि चले अच्छा ही हुआ उस प्रोसेस में से गुजर गए कि हमें एहसास हो गया कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और ये इतना आसान नहीं है जितना दिखता है। सुनना बहुत ज्यादा आसान है, करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। शौक एक होना बहुत अच्छी बात है, उस शौक को इम्प्लीमेंट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। बिकॉज आप 4 दिन जाएंगे, 4 दिन के बाद आपका शौक पूरा हो जाएगा और बस खत्म हो गया सब कुछ। तो एजुकेशन के साथ साथ नॉलेज, दोनों चीजें बहुत जरूरी है। नहीं, आपने बात बड़ी जबरदस्त की। और इसके साथ ही एक और मेरा सवाल इसी के अंदर से कि व्हाट इज द थिंग अ रेडियो जॉकी ऑलवेज नीड टू बियर इन माइंड, कि उसके दिमाग में हमेशा वो एक चीज होनी चाहिए। वो एक चीज क्या है शो करते वक्त? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। वो एक चीज हर किसी का एक अपना मोटिव हो सकता है। बिकॉज आई एम एन इंडिविजुअल, तो मैं अपने बारे में एक बात कर सकता हूँ कि अच्छा मैं क्या थॉट्स लेके आ रहा हूँ अपने साथ, ठीक है। और इसी तरह से अगर कोई और है तो उसकी एक अपनी थॉट होती है कि वो क्या थॉट लेके आ रहा है। तो मेरे लिए तो ये एक ऐसा मीडियम है कि जहां पर आपको ऐसे लोग सुन रहे होते हैं कि जिनके पास एजुकेशन नहीं है, जिनके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है। तो आप अगर विद इन आर रियल सर्कल, या जिसको हम रियलिटी कहते हैं, उसमें रहते हुए बात करें और इट्स अ मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट को साथ लेकर चलें, ठीक है। तो ये
मेरा ख्याल है कि ज्यादा बेहतर हो गया, और यही एक आरजे को अपने जहन में रखना चाहिए। ठीक है, हाँ ठीक है, अगर आप बहुत ज्यादा चीजों को एग्जेजरेट करते हैं तो लोगों के दिल में ना एक कमी, एक एहसास कमतरी जो है वो जन्म लेने लग जाती है। तो जो भी रेडियो कर रहा है, जो भी जिसके पास भी पावर ऑफ माइक है, बिकॉज माइक की जो पावर है वो बहुत बहुत बड़ी पावर है और लोगों को इसका एहसास नहीं है, तो वो उसको उसी तरह से लेकर चले जिस तरह से वो लोगों में बैठकर अपने लिए सोच रहा होता है। तो जो अपने लिए सोच रहा है वही दूसरों के लिए सोचे, ना कि आप जो है वो चीजों को, अपने आप को जरा थोड़ा सा वो क्या कहते हैं उसको, स्टेटस को में जाने की बजाय रियलिटी की बेस पे रहकर चीजों को करें, तो आप खुद भी इंजॉय करेंगे, बिकॉज आपको पता होगा कि वट एवर यू आर डूइंग इज रियल। और सेकंड चीज ये होगी कि जो आपको सुन रहे होंगे लोग, उनको भी पता होगा कि हाँ यार, ये जो बात करता है ये बिल्कुल ठीक बात करता है। समटाइम मैं कह रहा होता हूँ कि आज मैं कपड़े धो के आया हूँ, लोग मजाक समझ रहे होते हैं, लेकिन मैं वाकई धो के आया होता हूँ। तो इस तरह से, तो ऑब्वियसली ये हर किसी के लिए, हर एक का अपना अपना माइंडसेट होता है और वो उसी तरह से उसको लेकर चल रहा होता है। तो मेरे लिए ये जरूरी है कि जबरदस्त है, आप जो हैं आपको वही रहना चाहिए। जबरदस्त है यार। वो स्लोगन मुझे याद आ अच्छा गया, अब्दुल्ला, अपना काम मैं खुद जरूर करो। इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगी अवैस की बात पे कि जी 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 जी। जैसे अवैस ने बोला कि हम लोगों को बड़ा रियलिस्टिक होकर चलना चाहिए, और ऑनेस्टली हमने एक्सपीरियंस करके देखे इन चीजों को। आपका वो शो बड़ा अच्छा जाता है, या वो थीम जो आप लेकर आते हैं ना, जो बड़ा रियलिटी बेस्ड होता है, वो बहुत अच्छा जा रहा होता है, बिकॉज वो लोगों को ना बड़ा रियलिस्टिक और बड़ा कनेक्ट करता है। जैसे अवैस ने बोला कि मैं कह रहा हूँ कि मैं अभी कपड़े धोकर आया हूँ, ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, खासतौर पर मेल मेंबर्स के लिए जो के करते हैं ऐसा। और ये अच्छी बात है, बिकॉज देखें आप इसी तरह से जब आप लोगों को आगे बता रहे होते हैं, तो बहुत सारे लोग जो नहीं करते वो भी इस चीज से लर्न करते हैं। तो आप एक पॉजिटिविटी लेकर, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैं बताना चाहूंगी कि रेडियो ना आपको मैनेजमेंट भी कहीं ना कहीं सिखा देता है, और आपको बताता है कि प्रेशर नहीं लेना, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है प्रेशर नहीं लेना, चाहे कोई भी सिचुएशन हो जाए, प्रेशर नहीं लेना। जैसे घबराना नहीं है, ऐसे प्रेशर नहीं लेना आपने। नहीं, तो सही है। सेम इज द केस विद मी, लाइक अभी थोड़ी देर पहले जैसे मैंने आपको बताया कि 1 घंटा पहले मेरा मोबाइल फोन जो है उसकी स्क्रीन गई, और साथ में बेटी जिसकी वैक्सीनेशन हुई, देन उसको सुलाना, मीनवाइल आपको पता है वीकेंड वीकेंड पे गेस्ट का आना एंड ऑल दैट। तो मेरे घर में रैंडमली ये बहुत सारी चीजें चल रही, ठीक है। और आपने मीनवाइल एक कमिटमेंट भी कर दिया, जो कि 1 वीक या 2 वीक्स पहले आपका एक कमिटमेंट भी हो चुका है कि ये काम होना है। देन नाउ यू हैव टू मैनेज कि बेटी को भी सुलाना है, गेस्ट को भी सर्व करना है, फिर एक कमरे के कोने में बैठना है, और फिर एक इंटरव्यू भी चाहे कैसे भी करके कंडक्ट करना है, चाहे जिस तरह से भी हो। तो ये चीजें भी ना, मैं आपको सीरियसली बताऊं, ये भी हमें रेडियो सिखाता है। आप समझ लें कि रेडियो एक बेस है। जैसे आप बच्चे को जैसे वो स्कूल जाना स्टार्ट करता है ना, तो हम उसकी स्कूलिंग को डिसाइड करते हैं क्या चीज उसकी बेस बनाएगी। तो आपको आगे ले जाने के लिए आई थिंक रेडियो इज द बेस्ट मीडियम जो आपकी बेस बनाता है। उसके बाद है तो ये एक फर्स्ट स्टेप, इसके बाद बड़ी बड़ी जर्नी है, और अगर आप टीवी तक जाते हो तो वो तो बहुत ही बड़ी है। लेकिन मतलब आई जस्ट सिंपली से कि कहीं आपको पता चलता है, आपको टैकल करना आता है। और इवन जैसे समटाइम रेडियो पे आप होते हो, कुछ लिसनर्स ऐसे आ जाते हैं और वो जानबूझ के आपके प्रोग्राम को स्पॉइल करने की कोशिश करते हैं, और ये हर आरजे को फेस करना पड़ता है। इसको मैं क्या कहूँ, शायद एक मिली जुली भुगत होती है, या जो भी व्हाटएवर, इसको कुछ भी नाम दे दे, लेकिन वो जानबूझ के आपको डिग्रेड करना होता है, या क्रिटिसिज्म या व्हाटएवर, लेकिन ऐसा होता है जो कि हर आरजे फेस करता है। तो वहां पे ना आपको कैसे टैकल करना होता है, ये बहुत प्रोपेगेंडा जरूरी है, ये और आप होती साजिश। सीखते। हाँ, ये साजिश होती है। तो रेडियो बेसिकली ऑफ एयर जो है ना, उस साजिश से निपटना सिखाता है। तो जब आपको ऑफ एयर कहीं ना कहीं साजिशों को डील करना आता है, तो आप फिर जब ऑन स्क्रीन भी आते हो तो आप कहीं ना कहीं निपट लेते हो। बेसिकली ये बेस है। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और खैर मुझे भी जितना थोड़ा बहुत अरसा हुआ तो वाकई मैं भी ये चीजें सीख रहा हूँ। सो हुमा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ यहाँ पर कि हाउ इम्पोर्टेंट इज द वॉइस ऑफ एन आरजे। एक आरजे की आवाज जो है वो कितना मैटर करती है तमाम तरह प्रोसेस के अंदर। इसके अलावा अगर किसी बेचारे या बेचारी की आवाज नहीं अच्छी तो क्या वो आरजे नहीं बन सकता? क्या उसका दिल नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आरजे का दिल होता है, हर किसी का दिल ठीक होता है। है। और आवाज की अगर आप बात करें ना, तो हाँ, ये फैक्ट है कि आरजे की आवाज बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन कुछ चीजें रियलिटी हैं, तो उनको एडमिट कर लेना चाहिए, ठीक है।
आप भले आपकी शक्ल जैसी मर्जी है, ठीक है, लेकिन अगर आपकी, क्योंकि रेडियो तो आपकी आवाज से जाना जाता है ना। अब इवन मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैं काफी देर से जो है ना वो देख रही हूँ स्क्रीन पर, मैं कह रही हूँ मैं किस कमरे में घुस गई हूँ यार, उधर गेस्ट बैठे हुए, उधर बेटी सो रही है, मेरी तो शक्ल इतनी अजीब आ रही है। लेकिन ये लेकिन अभी मैं इस चीज को फील करी हूँ बिकॉज आप ऑन स्क्रीन है ना, लेकिन अगर आप यही काम ऑफ स्क्रीन कर रहे हैं तो ये चीज मैटर नहीं करती, फिर मैटर करती है आपकी आवाज, ठीक है। फिर आप कहते हो यार शक्ल क्या, लोगों ने तो मेरी आवाज को सुन के अभी, हाँ अभी जैसे मुझे हो रहा है कि नहीं लोगों ने तो शक्ल देखनी है, वो नहीं सोचेंगे कि क्या मसले चल रहे थे घर में या क्या, लेकिन यू कैन से कि आवाज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ऐसा नहीं है, मैंने बहुत नहीं लेकिन कुछ आर्जेस ऐसे देखे हैं जिनकी आवाज नहीं है, लेकिन उनका लहजा ऐसा है और उनके पास कंटेंट ऐसा है, या यू कैन से उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस, जैसे अवैस ने बोला ना, नॉलेज सिर्फ ये नहीं है कि आप क्या डिग्री लेकर आ रहे हो, नॉलेज ये है कि आपने अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से और बाकी की जो आपका इधर उधर का नॉलेज है, चाहे वो कोई भी बुक है, उससे जो आपने सीखा है वो इम्पोर्टेंट है। और उन्होंने अपने नॉलेज के थ्रू, अपने यू कैन से लहजे, अपने एथिकल वैल्यूज, इनसे लोगों को बताया है कि सिर्फ आवाज ही इम्पोर्टेंट नहीं होती आरजे बनने के लिए। यस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक आरजे होने के लिए, लेकिन अगर आप में गट्स हैं तो आप कहीं ना कहीं, वो कहते हैं ना कि अगर आपकी शक्ल अच्छी नहीं है लेकिन अगर आप अपना हुलिया अच्छा बना लेते हैं, यू नो, आप ड्रेसअप अच्छा होते हैं और बड़ी अच्छी लुक्स लग रही हैं, यू कैन से हेयर कट अच्छा करा लेते हैं, सब कुछ, तो कहीं ना कहीं आपकी वो शक्ल का वो एलिमेंट छुप जाता है, बिकॉज लोग कहते हैं यार पर्सनैलिटी तो देखो ना अच्छी है। तो ऐसे ही अगर एक आरजे की आवाज अच्छी नहीं है लेकिन अगर वो बात ऐसी करें कि जो लोगों को लग रही है और लोग कहें हाँ यार ये तो यू नो वाकई हमारी लाइफ में होता है और ऐसा चल रहा है, तो अगर आप कुछ ऐसा कंटेंट लेकर आ रहे हैं ना जो लोगों को क्लिक कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आपकी आवाज को भूल जाए, कहीं ना कहीं वो फैक्टर कम हो जाए। शक्ल अच्छी नहीं है तो बात ही अच्छी कर लिया करो, है। हाँ, हमसे मिसाल याद आ रही थी, बात कह रही थी